नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 16 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल के द्वारा 13 गेंदों पर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है जो लगाया गया है? तो यशस्वी जायसवाल है जो राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हैं। इनके द्वारा मात्र 13 गेंदों पर है जो अर्धशतक लगाया गया है। तो ये जो अर्धशतक है कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ इनके द्वारा अर्धशतक लगाया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। गत वर्ष 2022 में आईपीएल की विजेता टीम थी जो गुजरात टाइटंस थी। इनके द्वारा फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराया जाता है। यदि आईपीएल के बारे में बात करें हम, तो आईपीएल जो 2023 में खेला जा रहा है ये 16वां संस्करण है। पहला संस्करण है जो 2008 में खेला गया था, जिसकी विजेता है जो राजस्थान रॉयल होती है। आईपीएल इतिहास की यदि सबसे सफल टीम के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस है जो आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिनके द्वारा 5 बार आईपीएल ट्रॉफी है जो जीती गई है। और आईपीएल 2023 है जो कौन से क्रम का, ये हमने चर्चा की है कि 16वें क्रम का है। और आईपीएल 2023 में यदि सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सेम करन है जो सबसे महंगे खिलाड़ी है। और हाल ही में जो डब्ल्यूपीएल का पहला संस्करण खेला गया है, इसकी जो विजेता टीम है वो मुंबई इंडियंस है जो इसकी विजेता है। और फाइनल में इनके द्वारा है जो दिल्ली टीम को हराया गया है। और मुंबई टीम की यदि कप्तान के बारे में बात करें तो हरमनप्रीत कौर है जो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। और यदि डब्ल्यूपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी है जो स्मृति मंदाना है जो सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में खरीदी गई थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वो ज्वाइन जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक, जो पहली बैठक है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? तो क्वाड समूह के जो वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठक है जो आयोजित की जाएगी। यदि क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड में 4 देश शामिल होते हैं, जिसमें जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत है जो क्वाड के सदस्य देश है। क्वाड की जो संकल्पना है जो 2007 में जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा दी गई थी। और क्वाड है जो अस्तित्व में आया था वो 2017 में क्वाड है जो अस्तित्व में आया था। और जो क्वाड देश के मध्य में जो एक्सरसाइज की जाती है, युद्ध अभ्यास किया जाता है, उसको मालाबार के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। क्वेड शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हाल ही में क्वेड शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्वेड जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में एससीओ के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो गोवा में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और G20 2023 की अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है। यदि इसकी थीम के बारे में बात करें तो G20 2023 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है, इसकी थीम रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि 2022 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो चाइना के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? जो ये हेवन फर्स्ट है अंतरिक्ष स्टेशन, वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन है, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो नासा की सहायता कर रहा है वो विशाल स्पेस स्टार्टअप है, वो नासा की सहायता कर रहा है। इसको लॉन्च है जो 2025 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग है जो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। हाल ही में PSLV C-54 के द्वारा भूटान के 2 उपग्रह है जो लॉन्च किए गए हैं। और जो 2 उपग्रह है वो भूटान के, एक तो INS-2B है और दूसरा उपग्रह है जो EOS-06 है, जो भूटान के 2 उपग्रह हैं जो कि PSLV C-54 के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। और हाल ही में PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के भी 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो जो सिंगापुर के 2 उपग्रह हैं, एक तो ल्यूमिलाइट 4 है और दूसरा टेल EOS-2 उपग्रह है, जो कि सिंगापुर के 2 उपग्रह हैं जो कि PSLV C-55 के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। विक्रम एस है जो भारत का पहला निजी रॉकेट है जो कि स्काई रूट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किन के द्वारा किया जा रहा है?
तो ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, इसका आयोजन है जो यूएनओ के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन है जो 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको 50% तक कम करना और साइकिल तथा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, ये सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये 7वां नंबर का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इसके हैशटैग के बारे में बात करें तो इस वर्ष जो इसका हैशटैग रहने वाला है वो ये है रीथिंक मोबिलिटी, इसका हैशटैग रहने वाला है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। यूएनओ के बारे में बात करें तो यूएनओ की स्थापना है जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। यदि सदस्य देश के बारे में बात करें तो 193 में इसमें सदस्य देश है। और वर्तमान में जो यूएनओ के अध्यक्ष की बारे में बात करें तो एंटोनियो गुटरेस है जो यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष है, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। और भारत की यदि स्थायी प्रतिनिधि के बारे में बात करें तो यूएनओ में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो रुचिरा कंबोज है, जो भारत में यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना है जो 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। और डब्ल्यूटीओ की जो पहली महिला महानिदेशक है उसके बारे में बात करें तो नागोजी ओंकाजा इबेला है, जो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक है, जो कि नाइजीरिया देश की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WWF की स्थापना है जो 1961 में होती है और पांडा इसका चिन्ह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WEF की स्थापना है जो 1971 में होती है, जबकि इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WEF का हेडक्वार्टर है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वानसी विश्वविद्यालय डायन थॉमस पुरस्कार 2023 है जो एरिजे इफेकांडू को प्रदान किया गया है। वो एरिजे इफेकांडू है जो नाइजीरिया देश की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार है जो दिया गया है। तो इनको स्वानसी विश्वविद्यालय द्वारा डायन थॉमस पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। तो एरिजे इफेकांडू के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है, जो कि नाइजीरिया देश की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत सरकार के द्वारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो दिए जाते हैं, ये कुल कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं तो ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। जिसमें हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार है वो बद्रीनारायण जी को दिया गया है। उनके जो उपन्यास था तुमड़ी के शब्द के लिए इनको ये दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए ये उपन्यास है जो अनुराधा रॉय को दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो एनी अर्नोक्स को दिया गया है, जो कि एक फ्रेंच राइटर है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो सरस्वती सम्मान है जो कि शिवशंकरी को दिया गया है, उनका जो उपन्यास है सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। और हाल ही में व्यास सम्मान है जो कि ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए इनको व्यास सम्मान से नवाजा गया है। बिहारी सम्मान है जो कि माधव हाड़ा को दिया गया है, उनका उपन्यास पचरंगी चोला पहन सखीरी के लिए इनको ये सम्मान है जो दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया है। ये जो सुपर प्रेशर बैलून है ये न्यूजीलैंड देश से लॉन्च किया गया है। इसका जो आकार है वो फुटबॉल के मैदान के आकार का ये प्रेशर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। न्यूजीलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो क्रिस हिपकिंस है, जो न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है, जिनके द्वारा जेसिका अर्डन है इनका स्थान है जो क्रिस हिपकिंस के द्वारा लिया गया है। और आईसीसी के जो वर्तमान चेयरमैन है जो कि ग्रेग बर्कले है, वो भी न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में अदावा राशि का पता लगाने के लिए और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो बैंकों में अदावा राशि है उसका 100 दिन में 100 भुगतान अभियान जो चलाया गया है वो आरबीआई के द्वारा चलाया गया है। यदि इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इस अभियान की जो शुरुआत है जो 1 जून 2022 से इसकी शुरुआत होने वाली है। एक्चुअल में यह अदावा राशि होती क्या है। बिना दावा वाली ऐसी राशि जिसमें 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है वो अदावा राशि कहलाती है। तो इसके भुगतान के लिए आरबीआई के द्वारा 100 दिन और 100 भुगतान अभियान है जो चलाया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई का जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर है। यदि आरबीआई के इतिहास के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना है जो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से होती है। ये आरबीआई का अधिनियम है जो 1934 का अधिनियम था। और आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर है जो कोलकाता में था, उसको बाद में मुंबई स्थापित कर दिया गया था। यदि आरबीआई के पहले गवर्नर के बारे में बात करें तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर था जो ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। यदि आरबीआई के
पहले भारतीय गवर्नर के बारे में बात करें तो सी.डी. देशमुख जी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान गवर्नर के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो वर्तमान गवर्नर है जो शक्तिकांत दास जी है, जो कि 25वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी है, जो कि पहला बैंक है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी किया गया है। एसबीआई की स्थापना है जो कि गोरेवाली समिति के द्वारा की जाती है। 1955 में एसबीआई की स्थापना की जाती है गोरेवाली समिति की सिफारिश पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? ये जो पहला स्थान है वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। जबकि सेकंड स्थान है जो कि केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इनको सेकंड स्थान है जो कि प्राप्त हुआ है। तो समयबद्ध सूची में ये स्थान है जो इनको प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। मोपा एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके हाल ही में मनोहर पारिकर के नाम पर मोपा एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है, जो कि गोवा में स्थित है। शिमोगा एयरपोर्ट है जो कि कर्नाटका में स्थित है। जबकि डोनी पोलो एयरपोर्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे जो बिंदीदार भूमि है इसको किसानों को अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी है। ये जो बिंदीदार भूमि है जो आंध्र प्रदेश के 3 जिले में है, प्रकाशम, कडप्पा और नेल्लोर जिलों में ये बिंदीदार भूमि स्थित है। एक्चुअली में जो बिंदीदार भूमि है वो ऐसी भूमि होती है जिसमें किसी का स्वामित्व नहीं होता है, मतलब अर्थात स्वामित्व विहीन भूमि को बिंदीदार भूमि कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो कि आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो कि 1953 में बनता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होने वाली है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो जगनमोहन रेड्डी जी है जो कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री है, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। जब से सबसे गरीब मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो ममता बनर्जी है जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में युद्ध आपदा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या है जो 2022 में 71.1 मिलियन रही है, जो है 2021 की तुलना में इसमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं रैंक है। और हाल ही में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो जारी किया गया है एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 132वीं है। पिछले वर्ष भारत की रैंक इसमें 131वीं थी। वर्ल्ड जो प्रेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 161वीं है। भारत की रैंक है जो 180 देशों में से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 107वीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 38वीं रैंक है जो कि लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। ये हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है जो जीने स्टॉक पर, इनकी 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जीने स्टॉक है जो सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वो वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।